10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में आज भी हंगामे के हैं आसार। सांसद राहुल गांधी की विदेश में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर की गई टिप्पणी पर सोमवार को सत्ता पक्ष ने की थी माफी की मांग। विदेशी संस्था FATF द्वारा जारी रिपोर्ट में यूपी के समय एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने के दबाव का हुआ खुलासा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी तीखी प्रतिक्रिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की राजधानी लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की चयन सूची को किया खारिज। न्यायालय ने सरकार को 3 माह में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पुनः तैयार करने के दिए आदेश। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 139 लाख से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। गोरखपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन भी श्री चित्रगुप्त मंदिर में की पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। संसद में आज दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद के संदर्भ में की गई टिप्पणी संवैधानिक संस्थाओं के सरकार के दबाव में होने और लोकतंत्र को बचाने के लिए दूसरे देशों की मदद का आह्वान मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। और यही कारण है कि सोमवार को शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार संसद के दोनों सदनों में हमलावर रही है, जहां भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी से माफी की मांग भी की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयानों को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों ही सदनों को पहले 2 बजे तक और फिर बाद में दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की गरिमा पर चोट पहुंचाई है, इसलिए सदन की ओर से राहुल के बयान की भर्त्सना होनी चाहिए। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। वहीं राज्यसभा में भी नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशों में भारत के लोकतंत्र का अपमान किए जाने को लेकर इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के मीडिया, चुनाव आयोग और जुडिशरी के अलावा देश से और सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल के बयान की कड़ी निंदा की और उनसे सदन में माफी की मांग की। He is trying to belittle the total democracy and democratic institutions, especially Parliament. Being the member of Parliament, एंड इतने लंबे भाषण उन्होंने दिया, इधर कभी भी उनका माइक स्विच ऑफ नहीं होता है। aspersions on the chair is never good and BJP will consider taking it because it is ultimately the breach of privilege and we will consider that also. राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दूसरे सदन के सदस्य के बारे में राज्यसभा में नहीं बोला जाना चाहिए। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि वे सदन के अंदर सभी पक्षों को बराबर अवसर दिए जाने के पक्षधर हैं और उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है, लेकिन तय समय के अनुसार भी चर्चा न हो पाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सदन में गतिरोध मेरे लिए चिंता का और सदस्यों के लिए चिंतन का विषय है। सत्तापक्ष द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आक्रामक रुख के विरोध में कांग्रेस और डीएमके ने बीएसी की बैठक का बहिष्कार किया। शैलेंद्र मिश्र, विकास सारथी और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार।
वहीं विदेशी संस्था FATF द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द आर्ट एंड इक्विटीज नामक रिपोर्ट पर बीजेपी ने आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर जोरदार निशाना साधा है। जहां केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़ी हाल के दिनों में जो खबरें आ रही हैं उस पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि आज भारत एक और जहां महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेश जाकर रोने का काम करते हैं और देश को अपमानित करते हैं। शक्ति के रूप में उभरा है, प्रियता दुनिया भर में मेजर लीडर के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार हो रही है। भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और IMF ने भी भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में इकॉनमी में दिखाया है और 2023 में ग्लोबल ग्रोथ में भारत की 15% की जो भागीदारी रहेगी, ये सारी चीजें भारत के बढ़ते कदम दिखाती है, भारत के नेतृत्व के पक्ष में दिखाती है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की राजधानी लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती साल 2019 की 1 जून साल 2020 को जारी चयन सूची पर सरकार को पुनर्विचार के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि 3 माह में समीक्षा कर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी साल 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने महेंद्र पाल व अन्य समेत 124 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है और साथ ही एकल पीठ ने कहा है कि जब तक रिव्यू की कवायद पूरी की जा रही है तब तक पहले से काम कर रहे शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को नकार दिया और कहा कि उसके सामने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों व उनके आरक्षण का विवरण और स्कोर पेश नहीं किया, जबकि सरकार परीक्षा के रिकॉर्ड की अभिरक्षक है। तो वहीं प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की हिस्सेदारी तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट व सिफारिश सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। वहां से अनुमानित मिलने के बाद प्रदेश सरकार नगर नियमों में मेयर व नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया में संशोधन करेगा। इसके बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी करते हुए मई में चुनाव करा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन श्री चित्रगुप्त मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पर्यटन विकास एवं सुंदरीकरण कार्यों के लोकार्पण समारोह में भाग लिया, जहां मुख्यमंत्री ने भगवान श्री चित्रगुप्त की प्रतिमा के समक्ष पूजा की और लोक मंगल के लिए कामना की। इस मौके पर उन्होंने 139.80 लाख रुपए की लागत से किए गए सुंदरीकरण कार्यों का लोकार्पण भी किया, जहां मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण समाज के समग्र विकास की आधारशिला एक समृद्ध विरासत होती है और ये विरासत राष्ट्र सेवा, राष्ट्र के प्रति समर्पण तथा राष्ट्रभक्ति है। एक पीढ़ी आती है, निर्माण कार्य करती है। अगली पीढ़ी का दायित्व बनता है कि जो हमें विरासत में मिला है उसका हम संरक्षण करते हुए न केवल उसे सुरक्षित रखें बल्कि उसमें अभिवृद्धि करने के लिए
हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है। अगर हर पीढ़ी उसमें कुछ अभिवृद्धि करती हुई दिखाई दे तो यही विकास है। विकास की उसी प्रक्रिया के साथ जुड़ना, उसी प्रक्रिया के साथ वर्तमान पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना, ये वास्तव में ये केवल फिर एक समुदाय विशेष का विकास नहीं होता है, ये संपूर्ण समाज के समग्र विकास की एक आधारशिला होती है। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सोमवार को महोबा में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी लगातार विकास कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में इंडस्ट्रीज आ रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के 10 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट साल 2023 में अकेले बुंदेलखंड के लिए 4.30 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिसमें महोबा के लिए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश विकास करेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व की नंबर 1 की ताकत बनेगा। वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी, सुपर इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और मुझे लगता है कि तब हमारा किसान केवल गेहूं चावल और चना पैदा करने वाला नहीं रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो अकेले बुंदेलखंड के लिए 4,30,000 करोड़ रुपए के एमओयू अकेले बुंदेलखंड के लिए हुए हैं, बुंदेलखंड में निवेश के लिए। और महोबा में अकेले महोबा के लिए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था बुंदेलखंड में निवेश होगा, लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपको विकास की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचा रहा है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सोमवार को गोरखपुर में भी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मामले में एक आदर्श स्थापित किया है। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में योगी जी के मार्गदर्शन में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। जोरदार तालियां इन क्षणों के लिए। विकास की दिशा में हमने एक कदम आज और आगे बढ़ाया है। चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 41,000 करोड़ की 40 रिंग रोड और बाईपास के निर्माण को मैंने मंजूरी करा दी है। अब इसमें अनेक लोगों के रिंग रोड है, सब नाम लेना कोई संभव नहीं है। मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बड़ी बदलती हुई तस्वीर को देखता हूं और जिस प्रकार से उद्योगों में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ये हिंदुस्तान का सुखी, समृद्ध और संपन्न प्रथम क्रमांक का राज्य योगी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में रोड का विकास उत्तर प्रदेश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करेगा। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिका के जैसे सुंदर और अच्छे बनेंगे और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। इसी विश्वास के साथ मैं योगी जी का और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
मंत्री सुरेश खन्ना ने शिरकत की। वहीं सहकारिता मंत्री JPS राठौर भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने बेटी के पैदा होने से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी ली है। जहां प्रदेश सरकार ने बेटियों के लिए 51,000 रुपए की व्यवस्था की है, जिसमें 35,000 रुपए बेटियों के खाते में दिए जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही ये राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने जा रही है। देश में पर कैपिटा इनकम निरंतर बढ़ी है। कोरोना काल में थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन अब हम फिर अपने पूरे फार्म पर आ गए हैं और जो MOU हुए हैं उसमें ये जल्दी ही ये इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतरेगा और उत्तर प्रदेश दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा और 2027 में हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा। हम ये दावे के साथ यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उमेश पाल हत्याकांड के फरार शूटर्स की तलाश पुलिस द्वारा और तेज कर दी गई है, जहां शूटर्स की धरपकड़ के लिए उनके ऊपर घोषित 2.5 लाख रुपए के नाम को अब बढ़ा दिया गया है। शासन ने प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित 5 अभियुक्तों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इनमें गुजरात की जेल में बंद माफिया सरगना अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है। कोर्ट ने कहा है कि गवाहों की सुरक्षा को लेकर पहले भी पुलिस उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक गवाहों को सुरक्षा न दिए जाने को लेकर अदालत ने उच्च अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने का आदेश दिया है। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद अशरफ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां फरहान कोर्ट में हाजिर था, जबकि अन्य आरोपियों की हाजिरी माफी की अर्जी दी गई। वहीं अदालत में राजू पाल की पत्नी विधायक पूजा पाल के स्थायी सुरक्षा की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। अदालत को बताया गया है कि अतीक अहमद, अशरफ समेत अन्य आरोपियों का पक्का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा आरोपियों ने गत दिनों प्रयागराज में गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मियों की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जहां माफिया अतीक के गुर्गों को जेल में बंद उसके भाई बाहुबली अशरफ से गैर कानूनी तरीके से मिलवाने के आरोप में SIT ने जेल के सिपाही मनोज गौंड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं DIG जेल के जांच के बाद जेल के डिप्टी जेलर सहित 5 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है और जेल अधीक्षक को नोटिस भी दिया गया है। इस मामले में SP सिटी राहुल भाटी ने बताया है कि जिला जेल बरेली में निरुद्ध कैदी अशरफ से उसके सगे संबंधियों को बिना पर्ची के जेल मुलाकात कराने वाले जिला जेल आरक्षी मनोज कुमार गौंड व मोहम्मद सरफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जहां SP सिटी ने बताया कि अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मनोज गौंड बरेली जेल में तैनात था और 3 महीने पहले ही उसका ट्रांसफर पीलीभीत जेल में हुआ था। चैनपुर स्थित केंद्रीय कारागार 2 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें पहले 2 व्यक्तियों को जेल भेजा गया था। उसके बाद अभी एक पीलीभीत जेल में तैनात मनोज गौंड नाम का सिपाही है, जो 3 महीने पहले बरेली जेल में ही तैनात था और बरेली जेल में गैर कानूनी तरीके से और फर्जी दस्तावेजों पे मिलवाने के अपराध में इस सिपाही को जेल भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम शफरुद्दीन है, जो बरेली का निवासी है, उसको भी जेल भेजा जा रहा है।
तो वहीं बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में सोमवार को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2014 व साल 2017 के बाद से बुंदेलखंड अपने आप में अलग दिखाई दे रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार तेजी से काम कर रही है, चाहे वह हरित ऊर्जा हो या फिर सोलर ऊर्जा। सरकार ने बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या पर काम करते हुए जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड में अब हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है और साथ ही जनपद को मिली 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात से लोगों में खुशी है। आज बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली हुई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिश्रम से और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सहयोग से बुंदेलखंड अपने आप की तस्वीर बदल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ पेयजल की। जब मैं यहाँ विधायक थी, लोगों को पानी नहीं मिलता था। चौली जैसा गांव बांधा और अन्य जगहों से पानी आता था। मुझे लग रहा है कि कुरारा और सुमेरपुर बिलास, तो मेरी जन्मभूमि से ही पानी वहाँ से उठाया जा रहा है। कुरारा, सुमेरपुर और मौदहा, ये दोनों तहसीलें उससे संतृप्त होंगी। इसी तरह से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा तो एक्सीडेंटों का राहत आएगी, क्योंकि अधिकतर डेली ऐसा होता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होना, बहुत लोग एक्सीडेंट में ही मारे जाते हैं। और दूसरी बात, स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि रास्ते में जाम लग जाता है तो काफ़ी मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और ये 4 लाइन बनने के कारण एक्सीडेंट में और स्वास्थ्य में, व्यापार में भी अच्छी हमको राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। भारत 17 व 18 मार्च को वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इस बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा। इससे पहले आज और कल दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक होगी। इसमें 17 मार्च को होने वाली एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक में अपनाए जाने से पहले संयुक्त पर्यटन कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप भी दिया जाएगा। दूसरी ईडब्ल्यूजी बैठक के दौरान चर्चा की जाने वाली संयुक्त कार्य योजना में विभिन्न विषय शामिल होंगे। तो वहीं जनपद संभल में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग लोगों को कृत्रिम यंत्र व सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस दौरान प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। उन्होंने मां सरस्वती की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, 137 ट्राई साइकिल, 150 जोड़ी वैशाखी, 15 व्हीलचेयर, 9 कानों की मशीन तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से 40 चश्मों का वितरण किया गया। आज दिव्यांगों का कार्यक्रम था, जिसमें सबके लिए उनके लिए रिक्शे भी बांटे गए हैं और चश्मे भी बच्चों को बांटे गए हैं, कानों में लगाने के यंत्र भी बांटे गए हैं। जिसकी जैसी भी आवश्यकता थी उस हिसाब से हमारे शासन की तरफ से ये आदेश था, प्रशासन ने उसको पूरा किया है। ये सब बांटा गया। माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभाग श्रीमती गुलाब देवी की मुख्य आतिथ्य में एवं जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत तो वहीं गोंडा जिले में वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार 1 दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां डॉक्टर अरुण कुमार ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सवाल उठाए जाने पर आपत्ति जताई। वहीं अखिलेश यादव को साल 2024 से पहले पंचायत लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पंचायत लगाने से कोई मना नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और सरकार की मुफ्त राशन, हर घर शौचालय, गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं से लोगों के जीवन में सुधार आया है।
पंचायत लगाने को उन्हें कौन मना कर रहा है? पहले भी उन्होंने बहुत पंचायतें लगाई हैं और जनता हमारे साथ है, पंचायतें हमारे साथ हैं, जनता मोदी योगी के साथ है, डबल इंजन की सरकार के साथ है, लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत बेहतर है, राशन मुफ्त दिया जा रहा है, हर घर को गैस दी गई है, हर घर को शौचालय दिया जा रहा है, गरीबों को छत दी जा रही है ताकि वो भी मकान में रह सकें, हर एक के घर गैस है, आज हर एक के घर बिजली है, शौचालय है। तो हमारी सरकार ने सेवा की है, हम जन सेवा के दम पे आगे आ रहे हैं और जनता मोदी योगी के साथ। तो वहीं बजट के बाद प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर किए जा रहे वेबिनार में शामिल सोनभद्र जिले के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि ये वेबिनार उत्साहवर्धक ही नहीं बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों की और प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षण सोनभद्र जिले के परिप्रेक्ष्य में काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिसके लिए ये क्षेत्र काफी उपयुक्त भी है। जहां वेबिनार में शामिल चतरा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार जौहरी ने बताया कि इस जिले में समूह की महिलाओं द्वारा मोटे अनाज का प्रचलन रहा है, किंतु अब इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के साथ में जो वेबिनार हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग भी जुड़े थे, हम भी जुड़े उसमें और बहुत अच्छा अनुभव मिला। और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो जो चीज़ें हो सकती हैं उसके संबंध में जैसा कि उन्होंने स्पेशली मिलेट्स के बारे में कहा, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर इस बार मनाया जा रहा है। हमारी ग्रुप की जो महिलाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको भी मोटिवेट करके हम इस दिशा में और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता के क्षेत्र में यह कहे हैं कि एक नई क्रांति लाएंगे और यहाँ पर वह कोशिश की जा रही है सहकारिता विभाग के द्वारा कि इस क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति लाई जाए जो अब तक नहीं हुआ है। तो वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के नेतृत्व में जेल में विभिन्न सुधार किए गए हैं, जिसमें जिला कारागार में एक शानदार लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया। इसके अलावा जेल को ISO का सर्टिफिकेट दिया गया है और सब उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव भगवान ने जिला कारागार में एक कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन किया। इस कंप्यूटर कक्ष में 5 नए कंप्यूटर और प्रिंटर लगाए गए हैं, जिनसे कारागार संबंधित कार्य तेजी से निपटाए जा सकते हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमने जो अपनी निधि है उसके द्वारा यहाँ 5 कंप्यूटर प्रिंटर, पीछे महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल यहाँ पर आई थी, उनका निर्देश था, उनका आग्रह था कि मुजफ्फरनगर में जितने सब कैदी हैं इनको भी कंप्यूटर का प्रशिक्षण हो। तो उनके निर्देशन में ये 5 कंप्यूटर विद प्रिंटर यहाँ पर लगे हैं। सीताराम शर्मा जी जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, बहुत ही परिश्रमी हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जेल को बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित इन्होंने बनाने का काम किया है। यहाँ के कैदी भी प्रसन्न हैं। कैदी होना को प्रसन्नता की बात तो नहीं है, पर जब कैदी हैं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो तो पूरी टीम, यहाँ का पूरा स्टाफ, पूरे अधिकारी सब प्रकार से ठीक काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिनके निर्देश के क्रम में, जिनके मार्गदर्शन में ये जेल सुव्यवस्थित हों, उसी क्रम में आज ये यहाँ का निरीक्षण भी हुआ है। कौशल विकास मिशन के तहत जो 5 कंप्यूटर यहाँ प्रदान किए थे, उनमें कंप्यूटर प्रशिक्षण कक्ष का उद्घाटन माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। इन कंप्यूटरों की घोषणा जब माननीय राज्यपाल महोदया यहाँ पर आई थी, उनके समय में ये 5 कंप्यूटर देकर कंप्यूटर प्रशिक्षण कक्ष बनाए जाने की बात आई थी सामने, जिसका आज विधिवत उद्घाटन हुआ। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संसद में आज भी हंगामे के हैं आसार। सांसद राहुल गांधी की विदेश में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर की गई टिप्पणी पर सोमवार को सत्ता पक्ष ने माफी की मांग की। विदेशी संस्था FATF द्वारा जारी रिपोर्ट में यूपी के समय एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने के दबाव का हुआ खुलासा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी तीखी प्रतिक्रिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की चयन सूची को किया खारिज। न्यायालय ने सरकार को 3 माह में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पुनः तैयार करने के दिए आदेश।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 139 लाख से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। गोरखपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन श्री चित्रगुप्त मंदिर में की पूजा अर्चना। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।